हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टारगेट एग्जाम पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन जो सीटेट 2021 में एग्ज़ाम हुए थे जितनी शिफ्टों में, वो हम सारी एक एक शिफ्ट वाइज हम आपको सॉल्व कराएंगे और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप यही अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये समझिए आप 110 स्कोर अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आपको जो पेडागोजी है वो अच्छे से समझ जाएंगे कि सीटेट किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और उनके जो आंसर है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के विकास प्रक्रिया में सही है? तो जो विकास की प्रक्रिया है वो एक दिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति के आनुवंशिक प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चौथा है विकास केवल वातावरणीय कारकों पर निर्भर होता है। मतलब तो जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा विकास की प्रक्रिया एक दिशीय नहीं होती है। ये केवल, जिसमें केवल आ जाए जान समझ लो वो सीटेड में नेगेटिव आंसर है। केवल भी नहीं होगा। ये केवल व्यक्ति के आनुवंशिक प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिक थोड़े नहीं, वातावरण होता है और आनुवंशिकता होती है, सांस्कृतिक भी कारण भी होते हैं। तो विकास केवल वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो इसमें आपके सभी आंसर मतलब आ जाते हैं। तो जो ये आंसर है आपका सबसे सटीक आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? मतलब उदाहरण है, तो पता करो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक पाढ़े लिखो। या चौथा है दी गई कविताओं में सुस्मरण करके वाचन करो। तो आपके जो 3 ऑप्शन है ये तो आप देख रहे हैं, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी इसमें। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। पता करो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। तो इससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ेगी। तो ये बहुत ही जो विवेचनात्मक चिंतन है बढ़ेगा इससे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देते हैं? चरणीय सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी, मतलब किस पर जोर देते हैं? विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारण, या विकास की प्रक्रिया में संबंधित वातावरणीय कारक। तो जो विकास है किस पर होता है? विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारण नहीं, विकास की प्रक्रिया में संबंधित वातावरणीय कारक। तो जो विकास होता है वो कभी एक समान नहीं होता है। आप देखते होंगे कि बच्चों की हाइट 10 साल तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। फिर 13, 14 के बाद फिर उनकी हाइट एकदम बढ़ना स्टार्ट होती है। कभी रुकती है, कभी 14 के बाद फिर 18 तक बहुत अच्छी हाइट बढ़ती है। तो जो विकास की प्रक्रिया है एक समान नहीं चलती है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा। देर ना करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों के अधिगम में जुड़ाव प्रभावित होगा? पारिवारिक और सामाजिक कारण। मतलब उनका अगर पारिवारिक सामाजिक कारण कारक अच्छा नहीं है, मतलब पारिवारिक और सामाजिकरण ये दोनों अगर सही नहीं है तो अधिगम में मतलब प्रभाव करेंगे। अगर अच्छा होगा तो अच्छा, मतलब बच्चों को जो उनकी बुद्धि पर असर पड़ेगा। दूसरा है समकक्षी संबंधी पे पीयर ग्रुप बिल्कुल असर पड़ता है। तीसरा है सांस्कृतिक मूल, बिल्कुल। बच्चों का आत्मसम्मान, अगर आप उनको आत्मसम्मान उनका गिरा हुआ मतलब महसूस करेंगे तो वो मतलब श्योर रूप से वो मतलब जो उनका कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा तीसरा। ये चारों ऑप्शन होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण निम्न में से क्या कर पाते हैं, मतलब पूर्व चरण में बच्चे क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमित चिंतन नहीं कर पाते हैं। प्रतिलोमित चिंतन आता है संक्रियात्मक अवस्था में। और प्रतीकात्मक खेल, जी। अनुक्रमित वर्गीकरण, वर्गीकरण भी नहीं कर पाते बच्चों, मतलब जैसे वर्गीकरण, जैसे ये शेर है या चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ कितने रूप से होती हैं, कितने मतलब रूप में पाई जाती हैं, चिड़ियों के प्रकार, मतलब ये बच्चे वर्गीकरण नहीं कर पाते। हमने एक एग्जाम्पल बताया। संरक्षण तो कंजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, मतलब इतना नहीं समझते हैं इस बारे में। तो जो इसका आंसर होगा प्रतीकात्मक खेल। नेक्स्ट, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, मतलब अभी वही देखो अभी आया, तो प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति को दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपने पकड़ से बाहर घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाव चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो ये भी होगा, इसका भी आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलेक्षण कोलवर के नैतिक विकास के मॉडल को सम्मिलित करता है? तो इसका है नैतिक विकास चरणों को स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास जो निरंतरता होती है, नैतिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा भी नहीं है। और नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल पर निर्भर है। तो जो इसका मॉडल है वो है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, इसका जो मॉडल है ये। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा संपीपस्थ विकास का इस्तेमाल करना चाहिए? तो अध्यापन मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन। चौथा है प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। तो ऐसा नहीं है, संपीपस्थ विकास का क्षेत्र है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। तो इसका जो आंसर होगा जो ZPD, तो ये दोनों के क्षेत्र में अध्यापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए और होता है। नेक्स्ट, एक विशेष संप्रदाय पढ़ाने हेतु एक अध्यापका बच्चों को एक विशेष संप्रदाय पढ़ाने हेतु एक अध्यापका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो जो अवलोकन अधिगम कर रही है, नहीं। पाड़, तीसरा है द्वंद्वात्मक अधिगम, चौथा अनुकूलन। तो एक विशेष संप्रदाय पढ़ाने के एक अध्यापका आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पाड़। इसके फोल्डिंग, अस्थायी सहायता देना, मतलब जो बच्चे को शुरुआत में अस्थायी सहायता ही देना है, क्या होता है? इसके फोल्डिंग होता है, इसके फोल्डिंग, अस्थायी सहायता देना। धीरे धीरे ये समय के साथ कम होती चली जाती है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय मॉडल के अनुसार है? तो जो इसका पहला ऑप्शन होगा बच्चों निर्णय निर्धारित बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। तो जो इससे ये भी नहीं होगा, इसका विद्यार्थियों को व्यक्ति की भिन्नताओं को ध्यान रखना, ये भी नहीं। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, जो प्रगतिशील कक्षा माहौल के अनुसार भय मुक्त वातावरण रखना है,
वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो जब भयमुक्त वातावरण। क्वेश्चन नंबर 11, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह को पृथक न करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों के एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, और यह बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिल्कुल कोई भी बच्चा, मतलब ये नहीं आप कह सकते कि वो बचपन में अगर बुद्धिमान नहीं था, बुद्धिमान नहीं कोई, मतलब वो पढ़ाई में बहुत से कारण हो सकते हैं, नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, उसका पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण बहुत से होता है। तो अब वो अगर बचपन में वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो बड़े होकर कोई अच्छा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे हैं जो बचपन में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और बड़े होकर बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बने हैं। तो ये नहीं कह सकते। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो चौथा होगा, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं होती और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिल्कुल। नेक्स्ट होगा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि मतलब तरह तरह की रणनीति होनी चाहिए। यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। दूसरा है, ये समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। यह तारक विद्यार्थियों बनाने में मददगार है। और चौथा है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। मतलब ये नहीं है कि बहुबौद्धिकता, मतलब सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। सामान्य बौद्धिकता तरह तरह के अगर वो अध्यापन या रणनीति इस्तेमाल करेगा तो वो सामान्य जो बौद्धिकता है वो उसमें बढ़ाने के लिए मददगार है, ना कि बहुबौद्धिकता। समझिए, ये तारक विद्यार्थी को बनाने में मददगार है। मतलब स्टार जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो और बहुत ही स्टार बच्चा हो तो उसको बढ़ाने में मददगार है, ये भी नहीं है। मतलब सब बच्चों को एक समान लेके चलना। ये व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ये नहीं होगा। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट, डेढ़ से 2.5 साल की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रेरित वाचन, नववाद या बकवाद। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, कुछ इसके इंग्लिश भी वर्ड देख लें तो जो इसका आंसर ट्राइफोलिक स्पीच होगा। सीधा देना तो इसको हम कहते हैं ट्राइफोलिक स्पीच, तार प्रेषित वाचन। नेक्स्ट है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, महिला अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? मतलब क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लोगों के बीच आनुवंशिक वेग या लैंगिक स्थिरता। तो ये लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सा मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होना होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को मननशील जर्नल का इस्तेमाल, मतलब अपने मन के हिसाब से मूल्यांकन करें, ये भी सही नहीं है। स्वयं मूल्यांकन या समकक्षी मूल्यांकन, स्वयं ये भी सही नहीं है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन, ये भी नहीं। तो जो इसका आंसर होगा, क्या जरूरी है? तो जो इसका आंसर होगा, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सा विधि का इस्तेमाल नहीं होना होगा? तो अध्यापकों को मनन से, मतलब ये नहीं होगा। स्वयं मूल्यांकन, समकक्षी मूल्यांकन, ये भी नहीं। केवल मानक निर्देशन मूल्यांकन पर आश्रय, ये नहीं होगा इसका। और ये सारे ऑप्शन सही हैं लेकिन ये नहीं होना होता। केवल, जिसमें केवल आ जाए समझ लीजिए वो नेगेटिव ही होता है। तो आज हम आपको इतने क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद
हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी, उसमें 15 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा मतलब हमने वीडियो नहीं बनाया, और धीरे धीरे करके आपको हम सारी प्रैक्टिस कराएंगे। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रयोग कर दें, जिससे आपको ये वीडियो है वो मिलती रहे। धन्यवाद।